प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका टॉपिक है महात्मा गांधी जी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये गांधी जी की जो रचनात्मक भूमिकाएं थी उसका ये चरण है। और इससे पहले हमने गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और आज की इस कड़ी में है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब है अवहेलना, अवमानना, नाफरमान, यानी किसी भी आज्ञा को नहीं मानना अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश सरकार की। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी सन 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी। आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन था, वह अपनी न्यायोचित मांगों को भी नहीं मनवा सके। वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र में प्रमुख मांगे इस प्रकार थी: सेना का खर्च एवं सिविल सेवा के वेतनों में 50% कमी की जाए, पूर्ण शराबबंदी की जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए, रुपये का विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाए, लगान में 50% कटौती की जाए, नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त किया जाए और नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब है आंदोलन की शुरुआत। आंदोलन कैसे शुरू होता है? अब मैं बता दूं आपको कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च सन 1931 को, उसमें भी ये दोहराया गया, लेकिन जो उससे पहले थे ये मांग की गई और उसके बाद ये जो जन आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें उससे पूर्व ही भूमिका तय कर दी गई थी। यानी ये मांगे 2 जगह पेश की गई। एक बार ये फरवरी सन 1930 को लॉर्ड इरविन को पेश की गई, तो दूसरी बार जब आंदोलन चलता रहा तो उसी बीच 5 मार्च 1931 को वापस पेश की गई, लेकिन ये लगभग असफल रही थी मांगे, क्योंकि उन्होंने मांगे मानी नहीं थी। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कैसे होता है, आइए इसे जानें। तो गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को न माने जाने के कारण इरविन को एक पत्र लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्र मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। अब मैं दांडी मार्च के बारे में बता दूं आपको कि 24 दिन की लंबी दूरी यात्रा। 12 मार्च को इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। 5 मार्च को ये वहाँ दांडी पहुँचे, 200 मील की यात्रा की और 6 अप्रैल सन 1930 को महात्मा गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था: नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, कानूनी अदालतें, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी समारोह का बहिष्कार, भू राजस्व लगान एवं अन्य करों की अदायगी पर रोक, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का क्रय विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, विदेशी वस्तुएं कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र। अब अगला है आंदोलन की प्रगति। प्रगति यानी आंदोलन कैसे, किस किस क्षेत्र में कैसे चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचैट आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य में एक नमक यात्रा की। मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत वाईकोम सत्याग्रह के नेता के कैलपड़ के कालीकट से पैना तक नमक यात्रा की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपचंद बंधु
के नेतृत्व में बालासोर, कटक, पुरी में चलाया गया। असम में सिलट, बंगाल के नौआकली में भी नमक कानून तोड़ा गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में स्वीय आंदोलन चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के संगठन ने स्वीय आंदोलन को सक्रिय, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको सक्रिय किया। इस प्रकार उत्तर पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार ने अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां भेजी। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में नियत आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। 25 अप्रैल से 4 मई सन 1930 तक पेशावर पर जनता का शासन रहा। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा। उत्तर पूर्व में मणिपुर के जनजाति लोगों ने इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला रानी गेंडुल्यूनी ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। कालांतर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांडिलेन्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। तो इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 को ये यात्रा की थी। 200 मील 24 दिन में पूरी हुई थी और इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। जो साबरमती आश्रम था उसका गठन अम्बालाल साराभाई के द्वारा गांधी जी को बहुत बड़ा दान दिया गया था और 1915 में इसका निर्माण हुआ। साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा, जो नौसारी जिला गुजरात में स्थित है, वहाँ तक ये यात्रा की गई थी। अब है सरकारी दमन चक्कर के आंदोलन को कैसे कुचला। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन को उत्पीड़नकारी तरीकों से कुचलने का प्रयास किया। जून 1930 को कांग्रेस और इससे संबद्ध संगठनों को गैरकानूनी घोषित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई की सड़कों पर लगभग 50,000 मील मजदूरों ने उग्र आंदोलन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर नगर में विद्रोही भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसके कारण पुलिस और मजदूरों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कई मजदूर मारे गए। इस प्रकार 16 मई सन 1930 को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया। सरकारी दमन चक्कर का सबसे भयानक रूप धरसाना में 21 मई को देखने को मिला, जब सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में लगभग 25,000 स्वयंसेवकों को धरसाना नामक कारखाने पर दवा बोलने से पूर्व लोहे की मूठ वाली लाठियों से पीटा। धरसाना के भयानक रूप का उल्लेख करते हुए अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार ने के जो पत्रकार थे मिलर ने लिखा, संवाददाता के रूप में मैंने पिछले 18 वर्षों में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, दंगे, गली कूचों में मार काट विद्रोह देखे, लेकिन धरसाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये अमेरिकी पत्रकार मिलर का कथन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रूढ़िवादियों कुलीन परिवारों के हजारों स्त्रियों ने अपने घर की 4 दीवारी को लांघ कर सड़क पर आ गई तथा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया, साथ ही उन्हें गिरफ्तारियां दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कर न अदायगी का आंदोलन मुख्य रूप से बिहार में चलाया। बिहार में चौकीदारी कर न अदा करने का आंदोलन चलाया। यह आंदोलन मुंगेर, सारण, भागलपुर के जिलों में काफ़ी सफल रहा। मुंगेर के बरई नामक स्थान पर सरकार का शासन समाप्त हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गुजरात के खेड़ा, सूरत जिला तथा बारदोली सहित इस क्षेत्र में कर न अदायगी, नो टैक्स का आंदोलन चलाया। इस प्रकार असम में छात्रों ने कंदीमक सर्कुलर के विरोध में आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना, लड़कियों की माजरी सेना का गठन किया। जिस समय यह आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, उसी समय वायसराय ने गिरफ्तार कांग्रेस नेताओं को रिहा करने की पहल पर गांधी जी को बातचीत करने के लिए बुलाया। गांधी इरविन समझौते का माहौल बनाने में तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के कबाइलों ने गांधी जी को मलंग बाबा का जो नाम संबोधित किया। अब है प्रथम गोलमेज सम्मेलन।
यह सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के, 37 भारतीय उदारवादी दलों के, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता इस प्रकार है: तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, भीमराव अंबेडकर, सुंदर सिंह मजीठिया इत्यादि। अब अगला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कदम है वो है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है और इसमें शर्तें इस प्रकार थी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने के लिए तैयार होगी कि सम्मेलन पेश किए जाने वाले संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन, भारत को हित में रखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले, इन बारे में सुरक्षा और आरक्षात्मक व्यवस्था का आधारित होगी। अगला है सभी राजनीतिक बंदियां जिसके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं था उन्हें रिहा करने का आदेश। अब मैं बता दूं कि इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि पर मौन रहे थे गांधी जी, इसलिए इनकी आलोचना हर समय की जाती है। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 26 से 29 मार्च सन 1931 तक चलने वाले कराची अधिवेशन में इसका अनुमोदन किया। और मैं बता दूं कि 5 मार्च सन 1931 को यह समझौता किया और 23 मार्च सन 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। और उसके बाद जो कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था 26 से 29 मार्च 1930 में, इसमें गांधी जी की बहुत बड़ी आलोचना हुई। देश भर के युवाओं द्वारा इस समझौते के लिए आलोचना की गई क्योंकि समझौते में देश को समाजवाद और इनकलाब का नारा देने वाले भगत सिंह, उनके साथी राजगुरु, सुखदेव आदि की रिहाई के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन चल रहा था उसी समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। भगत सिंह को फांसी की पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में कुछ उन प्रकरणों में से है जिसमें गांधी जी की भूमिका को इतिहास सदैव आलोचना की दृष्टि से देखता रहेगा। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ, इसमें यह प्रमुख मांग थी कि गांधी जी और कांग्रेस के जो लोग हैं वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में, गोलमेज का मतलब है टेबल पर बैठकर बात करना, ये 3 सम्मेलन हुए थे। तो अब दूसरा है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि वह सरकार देशद्रोही फकीर यानी गांधी जी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। इन्होंने विरोध किया था विंस्टन चर्चिल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में रैमजे मैकडॉनल्ड, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दक्षिण पूर्वी जो नेता थे प्रतिक्रियावादी सैमुअल हॉर, भारत सचिव वेलिंगटन आदि के वायसराय बन चुके थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए प्रत्येक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर लिया। अंततः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन को 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर हिस्सा लिया। फ्रैंक मोरेस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इसी समय कहा है कि अर्ध नंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। 28 दिसंबर सन 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ
युक्त बम्बई पहुँचे। स्वदेश पहुँचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौट आया हूँ, किंतु मुझे असंतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने दफन कर दिया। अंततः मजबूर होकर गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और 1 जनवरी 1932 को कांग्रेस कार्य समिति ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का फरमान जारी किया। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद चोटी के नेता गांधी जी, नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान आदि को गिरफ्तार कर सरकार ने कानूनों को गैर कानूनी संस्था घोषित कर संपत्ति को जब्त कर लिया। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारी तथा सत्याग्रह पर लाठियों से प्रहार किया गया। गांवों में कर न अदा करने वाले किसानों की जमीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय करीब 90,000 पुरुष और महिलाओं को जेल भेज दिया गया। इस प्रकार जिस समय आंदोलन अपने चरम पर था तो उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रसिद्ध सांप्रदायिक पंचाट, जिसे अधिनिर्णय की घोषणा का आंदोलन की दिशा बदल दी। सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौता 1932। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त सन 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस पंचाट में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा बल्कि उसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया। मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। दलित वर्ग को प्रत्यक्ष चुनाव क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी। वे इन्हें हिंदुओं से अलग करना चाहते थे। दलित वर्ग की प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसी समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा, भारत की एकता उनकी सामाजिक अखंडता के लिए उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यतीत हृदय आपकी मान तपस्या का आदर और प्रेम के साथ अनुसरण करेंगे। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, श्री राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से महात्मा गांधी के उपवास के 5 दिन बाद 26 सितंबर सन 1932 को गांधी जी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर में एक पूना समझौता हुआ। पूना समझौता या पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई। पूना समझौते के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 8 मई 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के जो व्यवहार था उनके प्रति उन्होंने 21 दिन का उपवास शुरू किया। इस प्रकार 1933 को विठल भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राजनीतिक नेता के रूप में असफल घोषित कर दिया और अक्टूबर 1934 को गांधी जी ने अपने को सक्रिय राजनीति से अलग कर हरिजन से जोड़ लिया। गांधी जी ने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और साप्ताहिक पत्र निकाला। इस प्रकार गांधी जी ने जो ये कदम उठाया था हरिजन यात्रा में, उन्होंने अछूत उद्धार के लिए उठाया था। फिर यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस ने इसे बहिष्कार किया। कांग्रेस ने केवल गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और डॉक्टर BR अम्बेडकर इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में जो सवाल आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया लंदन में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।